चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करते कि भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए कौन कौन सी नीतियां, कानून और कार्यक्रम लागू किए हैं। तो ये जो पहला सवाल है ना, स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी अवधारणाएं, दोस्तों इसके आने के बहुत ही कम चांस रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग से लिख सकते हो कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक व्यक्ति की होनी। देखो सवाल कैसा आ सकता है, 2 या 3% चांस है इसके। स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी अवधारणाएं 7.1। फिर भी अगर मन से लिखना है तो क्या लिख सकते हो आप कि एक व्यक्ति को सही रखने के लिए उसको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी पड़ती हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार है वो नीतियां बनाती है। सरकार संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों के लिए नीतियां बना सकती है। स्वास्थ्य देखभाल का मतलब है कि एक व्यक्ति, उसको बीमारी ना हो, जिसको हो चुकी है, ठीक है, उसको भी बचाया जाए, और जिसको हो सकती है उसको भी बचाया जाए। तो इस तरह से बातें आपको लिख देनी है कि निवारक उपाय, निवारक क्या होता है कि बीमारी अभी हुई नहीं है लेकिन उसको फिर भी टीका लगा दिया, जैसे कोरोना का टीका जो कि स्वस्थ व्यक्ति को लगाया था, वो निवारक उपाय, प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस कहलाते हैं। उपचारात्मक, एक व्यक्ति को बीमारी हो चुकी है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और प्रचार सेवाओं का प्रसार करना, यानी कि व्यक्तियों को जागरूक करना कि कोरोना से इस तरह से बचना है। ये स्वास्थ्य देखभाल इस तरह से किया जाता है किसी भी इंसान का या फिर किसी भी आबादी का। इसके अलावा दोस्तों स्वास्थ्य कर्मचारियों के बारे में लिख सकते हो कि नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा, एएनएम, ये भी हमारे भारत के अंदर उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल का काम करते हैं, राइट। स्वास्थ्य देखभाल 3 स्तर पे किया जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कि भारत की बात करें तो यहाँ पे गांव के स्तर पर जो देखभाल की जाती है वो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होती है। वहाँ पर आशा कार्यकर्ता उपस्थित होती है। आशा एक महिला होती है, पढ़ी लिखी, 12वीं क्लास तक। और फिर एक एएनएम होती है जिसके पास में एएनएम की डिग्री होती है, ठीक है। एएनएम, एएनएम जीएनएम सुना होगा आपने, बीएससी नर्सिंग जो करते हैं ना। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में आशा कार्यकर्ता होती है, ठीक है, और एएनएम होती है। याद रखना, गांव के स्तर पे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल किया जाता है। तो स्वास्थ्य देखभाल 3 स्तर पे किया जाता है। प्राथमिक स्तर, इसमें गांव के स्तर पे इलाज किया जाता है। फिर माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल, तो यहाँ पे क्या कहा जा सकता है कि देखो, अगर गांव के अंदर एक व्यक्ति का इलाज नहीं होता है तो थोड़ा बड़ा कस्बे में जाता है, बड़े टाउन के अंदर जाता है। वहाँ पर डॉक्टरों की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर चिकित्सा उपकरणों की संख्या भी ज़्यादा होती है और आधुनिक होते हैं। या आप माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल में लिख सकते हैं। तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल में क्या लिख सकते हैं कि जैसे कि भारत में जो एम्स है ना, एम्स, ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली एक इंस्टीट्यूशन है, एम्स। ये तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल। तो कस्बे में ठीक नहीं हुआ तो कहाँ भागेगा, शहर की तरफ भागेगा। शहर में क्या है, एम्स है। ये आप स्वास्थ्य देखभाल में लिख सकते हैं। और आप मन से लिख सकते हैं स्वास्थ्य देखभाल कैसी होनी चाहिए कि मान लो सरकार दवाइयाँ बांट रही है तो सब तक उसकी पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। कोई गरीब आदमी इलाज से ना छूट जाए, ठीक है, चाहे उसकी जाति, वर्ग, धर्म और लिंग उसका कुछ भी हो, तो उसके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए स्वास्थ्य देखभाल देते समय। इसके अलावा विकलांगों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और बीमारी का जो इलाज करने से पहले, ठीक है, इलाज करने से पहले प्रॉपर है वो चेकअप करवाना चाहिए। ये स्वास्थ्य देखभाल में लिख सकते हैं। उसके बाद में पेशेवर डॉक्टर, जिसको ज्ञान है, वो ट्रीटमेंट, उपचार करता है। तो संसाधन जितने भी हैं, चाहे वो चिकित्सा उपकरण, दवाई हैं, उन तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए और सस्ता होना चाहिए इलाज। जैसे कि भारत सरकार की योजना है आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख तक उसमें इलाज करवा सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, है ना। और प्रभावी मैनेजमेंट करना, जितने भी काम कर रहे हैं डॉक्टर वगैरह, जितने भी ऑफिसर हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, वो मैनेज करके, हर चीज़ काम को मैनेज करके स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करेंगे। ये आप लिख सकते हैं। और इसमें नागरिक समाज भी भूमिका निभा सकता है। नागरिक समाज मतलब आप और हम जैसे लोग मिल करके कोई संगठन बनाते हैं, उसको नागरिक समाज कहते हैं, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, अपने मन से लिखते हैं स्वास्थ्य देखभाल। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो 10 नंबर का जो कन्फर्म मुझे सवाल लग रहा है कि भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि भारत में प्राथमिक और माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल किया जाता है। फिर आप अपने मन से वापस लिखेंगे कि भारत के अंदर मेडिकल कॉलेज भी है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ भी है भारत के पास में।
और जिला स्तर पे कार्यक्रम चलते, राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम चलते हैं। तो इस तरह से भारत अपने नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल करता है। आयुष मंत्रालय के बारे में लिख देना कि भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय गठन इसलिए किया था ताकि लोगों को आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, सोवा रिगपा, इन ये चिकित्सकीय पद्धतियां हैं, कोई तिब्बत की, कोई दक्षिण भारत की है, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो आयुष मंत्रालय के तहत आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, सोवा रिगपा ये सब आता है। ठीक है, अब आगे देख लो कि भारत के अंदर किस तरह से स्वास्थ्य प्रोवाइड करवाया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि गांव के स्तर पर क्या होता है उप स्वास्थ्य केंद्र। तो एक बार लिस्ट बनाई थी ना मैंने, बनवाई थी कि नहीं बनवाई थी? नहीं बनवाई थी तो अभी लिख लो। गांव के स्तर पर हर गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, सब सेंटर भी बोलते हैं इसको, सब सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पे कौन होता है? एक एएनएम होती है प्लस एक आशा कार्यकर्ता होती है, आशा कार्यकर्ता। ठीक है, जो कि एएनएम का सहयोग करती है टीकाकरण वगैरह, और बच्चों को मिड डे मील योजना में भी वो भागीदारी करती है आशा। ठीक है, आशा किसी लड़की का नाम नहीं है यहाँ पे, वो कार्यकर्ता का, यानी कि जो नौकरी करती है वो गांव की पढ़ी लिखी महिला को आशा बनाते हैं। तो गांव के स्तर पे उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं और उसके ऊपर होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिख लो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वही लिख देना। तो गांव के स्तर पर एक गांव में, हर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहां पर एक एएनएम और एक आशा कार्यकर्ता होती है। इनके पास में गिने चुने बीमारियों के इलाज होते हैं, छोटी मोटी बीमारियों के, जैसे कि खांसी, बुखार, जुकाम, उल्टी, ये सब इन बीमारियों के इलाज होते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र पे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोस्तों 5 या 10 गांव को मिलाकर के, 5 या 10 गांव के ऊपर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, पीएचसी इसको बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो इसके अंदर दोस्तों एक डॉक्टर होता है, इसमें एएनएम भी होती हैं काफ़ी, और इसमें आशा भी होती हैं। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो एक गांव के अंदर क्या होता है? उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, 5 या 10 गांव को मिलाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनके ऊपर होता है, उसके अंदर डॉक्टर होता है, उस थोड़े बहुत और अच्छे बीमारियों को उसके अंदर इलाज करवाया जा सकता है, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, टाँके वाँके खोलना, ये सब इस तरह से। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अगर बड़े अस्पताल की बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आता है, इसमें कम से कम 20-30 गांव शामिल होते हैं, मतलब ये थोड़ा बड़ा अस्पताल होता है। यहाँ पर 5 या 6 डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, एएनएम होती है अपने, और इसमें जीएनएम होती है, और इसमें काफ़ी तरह के वार्ड होते हैं, जैसे कि इसमें इमरजेंसी का भी वार्ड होता है एक, ठीक है, और यहाँ पर डिलीवरी भी, यानी कि जो प्रसूति है, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, तो डिलीवरी भी होती है यहाँ पे। यहाँ पर आपको और विभाग मिल सकते हैं, जैसे कि एक्सरे का विभाग मिल सकता है, और टीबी वगैरह का, एड्स वगैरह का विभाग मिल सकता है। तो वार्ड होते हैं इसके अंदर, सामुदायिक केंद्र कम से कम 20-30 गांव के ऊपर होता है। उसके ऊपर होता है दोस्तों जिला अस्पताल। जिला अस्पताल, हर जिले में एक अस्पताल होता है, और इसके अंदर तो बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, जैसे कि कम से कम 20 डॉक्टर होते हैं इसमें, और इसमें दोस्तों अत्याधुनिक चिकित्सकीय उपकरण होते हैं। ठीक है, यानी कि मशीनें अच्छी अच्छी होती हैं, और लगभग हर बीमारी का इलाज है वो यहाँ पर कर दिया जाता है। ठीक है, लाइलाज बीमारी का इलाज यहाँ पे नहीं किया जाता है, उनके लिए तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपने को एमसी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर वार्डों की संख्या है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अधिक होती है, याद रखना। लास्ट में आपको लिखना राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, जैसे कि एम्स बता सकते हो आप, एम्स बता सकते हो। ठीक है, तो एक गांव में क्या होता है? उप स्वास्थ्य केंद्र, एक एएनएम, एक आशा कार्यकर्ता होती है, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज होता है, खांसी जुकाम। फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, इसके अंदर एक डॉक्टर बैठती है, फिर एएनएम होती है, आशा होती है। फिर सामुदायिक केंद्र आ जाता है ना, कम्युनिटी हेल्थ केयर, सीएचसी बोलते हैं इसको, सीएचसी। इसके अंदर 5-6 डॉक्टर होते हैं, एएनएम जीएनएम होता है। और फिर जिला अस्पताल होता है। फिर क्या होता है? राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, उसको एम्स कहते हैं। ये तो लिख दिया आपने। और शुरुआत किस तरह से की थी कि भारत में प्राथमिक और माध्यमिक तृतीय के स्तर पे इलाज चलता है। तो प्राथमिक में क्या लिखोगे कि उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्तर के हैं। माध्यमिक स्तर के कौन से हैं? जिला अस्पताल हैं। और तृतीय के स्तर के राष्ट्रीय स्तर पे अस्पताल हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। और देखो आप है ना, बहुत सारे व्यक्तियों के नाम लिख सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या काम होता है? तो इसका काम होता है पोषण से संबंधित जानकारी लोगों को देना। प्राथमिक शिक्षा यानी कि पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक जो बच्चे हैं,
ठीक है, घर में जो शैतानी करते रहते हैं वो इनके यहाँ पे चले जाते हैं आंगनवाड़ी में। ठीक है, वहाँ पर उनको बढ़िया खाना भी मिलता है और कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गाँव के स्तर पे होती हैं। ठीक है, और एक होता है ग्राम स्वास्थ्य गाइड, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज की सेवा की योग्यता रखता है, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी नहीं होता। 1000 आदमियों के ऊपर एक ग्राम स्वास्थ्य गाइड होता है। तो इसका काम होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा, मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल आदि में विशेष सहायता देना। ये आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, और आपको बाकी मैंने बता दिए हैं। और क्या लिख सकते हैं कि भारत में दोस्तों स्वास्थ्य बीमा भी है। जैसे कि आप रेलवे के कर्मचारी हो तो फिर आप बीमार होते हो तो फिर आपका और आपके परिवार का जो इलाज है वो निःशुल्क करवाया जाता है। अगर आप प्राइवेट से भी दवाई वगैरह ले रहे हो तो उसका पैसा रिफंड हो जाता है। ये इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा की सुविधाएं भारत में दी जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिख सकते हो, 2018 में भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चालू की थी स्वास्थ्य बीमा में। और दोस्तों ये तो मैंने सरकारी स्तर पे बता दिया। कुछ निजी स्वास्थ्य देखभाल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी तो है, तो उनके बारे में लिख सकते हो कि ये असंगठित क्षेत्र होते हैं, शहरी क्षेत्रों में प्राइवेट हॉस्पिटल खुले होते हैं और इनके यहाँ पे सेवाएं थोड़ी अच्छी मिलती हैं। तीसरे पॉइंट में मतलब आयुष मंत्रालय भी लोगों के स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए काम करता है। देखो भारत के अंदर 4 चीज़ें स्वास्थ्य सेवा को सुधारने का काम कर रहे हैं। पहली तो सार्वजनिक सेवा में वो सब लिख देना है, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सार्वजनिक सेवा है, सरकारी सेवा है। आगे लिखेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल भी देखभाल करते हैं, स्वास्थ्य को सुधारते हैं। फिर आयुष मंत्रालय जिसके अंदर आप लिख सकते हो आयुर्वेद, यूनानी, योग, होम्योपैथी, ये सब लिख सकते हैं। फिर होता है स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी। दोस्तों कुछ ट्रस्ट भी तो होते हैं, है ना, जो बड़े धनवान व्यक्ति हैं उनके खुद के ट्रस्ट होते हैं और वहाँ पर भी लोगों का इलाज होता है ना। लिख के आ जाओगे, भारत में स्वास्थ्य देखभाल 4 स्तर पे किया जाता है। 4 क्षेत्र मिलकर के करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, आयुष मंत्रालय और स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसियां। ठीक है, लिख के आ जाना आप। अब ये तो हो गया भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्या व्यवस्था है, क्या प्रणाली है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से जो प्रोग्राम है वो चलाए गए हैं, तो उनको रट लो फटाफट से। भारत सरकार ने वेक्टर जनित रोग से लोगों को बचाने के लिए, यानी कि जो जानवरों से, मधुमक्खियों से या मक्खी से होता है, घरेलू मक्खी से होता है, उनको वेक्टर जनित रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर मलेरिया आ जाएगा। तो मलेरिया को ख़त्म करने का जो प्रोग्राम है 1953 से भारत सरकार ने चला रखा है। इसके अंदर फाइलेरिया भी आ जाएगा। फाइलेरिया के अंदर पाँव वगैरह सूज जाते हैं, तो फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1955 से स्टार्ट किया गया। वेक्टर जनित रोगों के अंदर क्या लिखना है, ऐसे रोग जो कि किसी जानवर के काटने, किसी जानवर के संपर्क से फैलते हैं, जैसे कि मलेरिया, फाइलेरिया, काला अजार। ये काला अजार पहले से रटा चुका हूँ। जापानी एन्सेफ्लाइटिस, तो इसमें तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार। तो बिना देर किए हुए अपन पढ़ते हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, तो ऐसे रोग जो कि जानवर के काटने से फैलते हैं, जैसे काला अजार, फाइलेरिया, है ना, मलेरिया, जापानी एन्सेफ्लाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब राष्ट्रीय वेक्टर जनित प्रोग्राम है। तो मलेरिया को खत्म करने के लिए 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने प्रोग्राम चलाया। फाइलेरिया को कंट्रोल कर लेंगे, फाइलेरिया 1955 में, 2 साल बाद में। काला अजार तो इसके लिए 1990 के अंदर योजना चालू की गई थी। जापानी एन्सेफ्लाइटिस के अंदर भी सरकार है वो अपने स्तर पे प्रयास करती है। डेंगू के बारे में आप खुद बना के लिख सकते हैं। ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे दलदल है, ज़्यादा बरसात वगैरह आती है, तो 1996 के बाद में डेंगू को बचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। चिकनगुनिया ये भी दोस्तों एक जानवर के काटने, यानी कि मच्छर वगैरह के काटने से पैदा होती है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित कार्यक्रम इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। कुष्ठ रोग क्या होता है, लेप्रोसी। इसको निपटने के लिए 1955 में भारत सरकार ने प्रोग्राम चालू किया था। 1955 में। ठीक है, बस इतना लिख सकते हैं आप। और बाकी आप लक्षण वगैरह लिख सकते हैं कि इसमें हड्डी वगैरह कमज़ोर होने लगती है, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होने लगता है, तो सरकार ने इनको बचाने के लिए 1955 से स्टार्ट किया था, और कुछ नहीं है। और राष्ट्रीय कुष्ठ कार्यक्रम को पैसा कहाँ से, फंड कहाँ से मिलता है, विश्व बैंक इसको हेल्प करता है। बीमारी को बचाने के लिए, लोगों को दवाई वगैरह बांटने के लिए पैसा चाहिए, तो विश्व बैंक देता है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के लिए। आगे है संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग
क्षय रोग को हटाने के लिए 1962 से प्रोग्राम चला रही है भारत सरकार। ठीक है, तो सरकार ने जिला क्षय रोग केंद्र भी बना रखे हैं, हर अस्पताल के अंदर होता है, तो वहाँ पर जिस किसी को भी क्षय रोग है वहाँ पर दवाई वगैरह मिल जाती है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, ये देख लो, 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम चालू किया गया था। 1987 में एड्स क्यों होता है, इसके परिणाम क्या है, वो आप अपने दिमाग से लिख सकते हैं। एलिसा टेस्ट का ध्यान रखना आप कि एड्स को पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको मापने के लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है सरकारी अस्पताल में। ठीक है, और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इसके इलाज के लिए दी जाती है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नीचे लिखा हुआ है। HIV एड्स को रोकने के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है और हर केंद्र में उपस्थित होती है जहाँ पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलता है। इसके अलावा सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम भी चला रखा है, यानी कि बच्चों को काली खांसी, टिटनस, पोलियो, तपेदिक यानी कि TB, खसरा, डिप्थीरिया आदि रोगों से बचाने के लिए 1974 ईस्वी से प्रोग्राम चालू कर दिया था टीकाकरण का। बस ये याद रखना। और सरकार इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाती है, उसके अंदर 7 टीके हैं, वो सरकार है वो बच्चों को लगाती है। देखो, टीकाकरण कार्यक्रम लिख देना, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, क्षय रोग, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, फिर ये राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग, इसमें काफ़ी सारे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब। ठीक है, हो जाएगा ये। लास्ट वाला सवाल है ना, क्या चीज़ है, हाँ और भी बचा है क्या इसमें, हाँ और भी है। अब जैसे कि जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ होती है ना, जैसे कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक, इनको रोकथाम के लिए भी सरकार ने है वो प्रयास किए हैं। आप अगर सन नहीं याद रहती तो अपने दिमाग से थोड़ा सा शब्दों से खेलना और समय। ठीक है, कि सरकार ने जीवन शैली से संबंधित बीमारी जैसे कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बना रखा है। फिर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी कि जो दिमागी रूप से थोड़े पागल वागल हो जाते हैं तो उनके लिए सरकार ने 1982 से एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रखा है। फिर आप वापस से अपने दिमाग से लिख सकते हैं कि लोगों की जीवन की गुणवत्ता अच्छी करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य अच्छे करने के लिए ये चला गया था। फिर प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल स्वास्थ्य और किशोर कार्यक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर माता और शिशु का दोनों का ख्याल रखा जाता है। 1990 के दशक से ये प्रोग्राम चल रहा है, प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल स्वास्थ्य और किशोर कार्यक्रम। ठीक है, आगे है दोस्तों, और लिख सकते हैं 2005 में भारत सरकार ने 2 मिशन लॉन्च किए थे। एक तो गांव के स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन और एक शहरों की थीम पर राष्ट्रीय शहरी मिशन, ये लिख सकते हैं। इस सवाल के आने के चांस कम है। गैर सरकारी संगठनों का निर्माण, गैर सरकारी संगठनों का, तो कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो फंड लेते भी हैं, मतलब सरकार से नहीं लेते, वो फंड जुटाते हैं और उनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। NGO वगैरह का देख लो आप, स्वास्थ्य देखभाल करता है NGO, महिला, बुजुर्गों, कमजोर स्थानीय समुदाय को सामाजिक आवश्यकता मतलब दवाई वगैरह मुहैया कराता है। एड्स, शराब जैसे विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों से निपटना, ये गैर सरकारी संगठनों के कार्य हैं। भारत में निवारक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने, यानी कि बीमारी अभी नहीं हुई उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों का योगदान, ये सवाल बन सकता है लेकिन आने के चांस कम है। फिर भी आप लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया है। तो ये जो NGO बनते हैं ये भारतीय ट्रस्ट अधिनियम या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत बनते हैं। हर कोई ट्रस्ट नहीं बना सकता, बनाएगा तो उसको कंपनी अधिनियम के तहत या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, तो गैर सरकारी संगठन है, इनके पास में चिकित्सकीय शिक्षा होती है, अस्पतालों की सेवाएं होती है, पुनर्वास क्लिनिक, किसी को क्लिनिक पे कुछ दिन के लिए ट्रीटमेंट चाहिए वो भी उपलब्ध होता है। ये सब आप लिख सकते हैं, आने के चांस कम है। और भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की समस्याएं, उपलब्धियां और संभावनाएं, ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ पहले भी। ठीक है, सॉरी आपको नहीं करा, 3rd ईयर वालों को करवाया था मैंने। आने के चांस कम है, इसके कम है, 5% चांस है, लेकिन समझ जाओ क्या समस्याएं हैं कि हमारे पास में अस्पतालों की संख्या कम है, हमारे पास में नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर हैं, वो जनसंख्या के अनुपात में वो कम है। ठीक है, और काफ़ी सारे जो गैर संचारी रोग होते हैं जैसे कैंसर, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मोटापा, अभी ये भारत से ख़त्म नहीं हुए, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ये हमारे सामने चुनौतियाँ हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि सरकार अच्छी नीतियाँ, कानून बनाए,
ठीक है, लोगों में जागरूकता फैले, लोग सावधानी बरतें, लोग शिक्षित हों और सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ उठाएं। तो इस तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य है वो बेहतर बन सकता है। ये अपने मन से लिखना है। ठीक है, तो 7वां चैप्टर ये कंप्लीट होता है आपका।